गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बहुत बड़ी कंप्लेंट थी मेरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, इंडियन क्रिएटिव लोगों से, कि जैसे यूएस में 1983 में वॉल स्ट्रीट बनी थी, बाद में बॉयलर रूम बनी थी, द बिग शॉट बनी थी, या फिर हाल ही में जो कुछ सालों पहले बनी थी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया फिल्म्स वहाँ पे शेयर मार्केट पे आई है। तो हमारे यहाँ पे अब तक वैसी फिल्म क्यों नहीं थी? तो ये मुझे हमेशा एक कंप्लेंट रहती थी। गफला एक एक ही अच्छी फिल्म यहाँ पे बनी है शेयर मार्केट के सब्जेक्ट पे, और मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर अब तक कुछ बना नहीं था। और आज स्कैम 1992 का जो ये सीरीज़ है, द हर्षद मेहता स्टोरी, उसने ये कमी पूरी कर दी है। बाज़ार नाम की एक बीच में मूवी आई थी जो कि वॉल स्ट्रीट का ही हिंदी वर्जन उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कम्प्लीटली फेल्ड था, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और जो लोग शेयर मार्केट में काम नहीं करते उनके लिए इसमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हंसल मेहता जैसा कोई तगड़ा डायरेक्टर ही होगा तो ही ये पॉसिबल है। अलीगढ़ हो या फिर जो सिटी लाइट्स हो, ऐसे बहुत सारे फिल्मों के वजह से आपको पता है कि हंसल मेहता कुछ कम काम के बावजूद भी अपना नाम बना चुके हैं। तो जब वो डायरेक्टर है और प्रतीक गांधी जैसा एक मंजा हुआ गुजराती थिएटर आर्टिस्ट लीड रोल में है हर्षद मेहता के, तो ऑब्वियसली ये सीरीज़ अच्छी होगी ऐसे सबको लगा था। और जो उसके ट्रेलर भी आ रहे थे, उस ट्रेलर को देख के भी समझ में आ रहा था कि ये सीरीज़ सुपर हिट होने वाली है। और अब आप देखोगे तो ये सुपर हिट हो चुकी है। IMDb पे 9.6 स्टार्स इसको मिले हैं, और हर कोई ट्विटर पे इसी की बात कर रहा है। लोगों की कोशिश चल रही है कि इस मूवी पे अच्छे से अच्छा रिव्यू बनाया जाए। कुछ लोग हैं जो हर्षद मेहता की स्टोरी बता रहे हैं, कुछ लोग हैं जो उस फिल्म में कितनी सच्चाई थी और कितना उसमें क्रिएटिव फ्रीडम लिया गया था वो ढूंढ रहे हैं। तो कुछ लोग उसमें जो कैरेक्टर है उनका अभी क्या हुआ, वो अब कहाँ पे है, ये ढूंढने में लगे हुए हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स को उसमें मैंने भी पहचान लिया, और मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो है ये मैं मेरा इंसाइट दूंगा। मैंने जिस तरीके से ये सीरीज़ देखी है उसके ऊपर ये मेरा व्यू रहेगा। तो ये इसको हम लोग रिव्यू तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये मेरा व्यूज़ है स्कैम का जो 1992 का हर्षद मेहता स्टोरी है उसके ऊपर। तो प्लॉट तो आप सभी को पता है, हर्षद शेयर मार्केट का स्कैम हुआ था। हम तभी काफ़ी छोटे थे, मैं तो स्कूल में था। ये लगभग 92 में स्कैम हुआ था, 91-92 में। और इसमें मार्केट इतना ज़्यादा डूबा था कि बहुत लोगों का पैसा पूरा डूब चुका था, उनके कपड़े तक बिक गए थे। कुछ लोगों ने तो सुसाइड कर ली थी। तो जैसे यूएस में 1929 का जो फॉल आया था, जिसके बाद मतलब वापस वैसा फॉल यूएस ने कभी देखा नहीं, वैसा हमारे यहाँ का जो हम लोग समझते हैं वो हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था उस टाइम का फॉल था। केतन पारिक का टाइम फॉल आया था, लेकिन तब तक मार्केट समझ गया था कि अगर लिक्विडिटी हो तो फिर से मार्केट बहुत कम टाइम में वी शेप रिकवरी दे देता है। और ये हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा कि लिक्विडिटी था, रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टिंग हो रहा था, नए बहुत लोग डीमैट खोल के मार्केट में आ रहे थे, और उसके वजह से वी शेप रिकवरी आ भी गया। तो लेकिन पहले जब ये फ्लोर ट्रेडिंग होती थी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था, और बहुत इलीट लोग या बहुत कम लोग ऐसे थे जो शेयर मार्केट से जुड़े थे। ये तो रिलायंस या धीरू भाई अंबानी का जो कंपनी है उसके वजह से मैं समझता हूँ कि शेयर मार्केट है वो उन एलिट क्लब से बाहर निकल के जो जनरल पब्लिक है वहाँ तक पहुँच गया।
क्योंकि उसका उतना मार्केटिंग धीरू भाई अंबानी द्वारा किया गया था, और धीरू भाई अंबानी ने काफ़ी लोग के पैसे उस टाइम बना के दिए थे। तो ये जो स्कैम का जो मूवी है ये उस एरा में बेस्ड है। 1978 से इसकी शुरुआत होती है, जब हर्षद मेहता जो राजस्थान में पैदा हुआ है, वहाँ से वो लोग मुंबई आते हैं। मुंबई में वो कॉलेज करते रहता है, वहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलता है, गरबा वगैरह खेलता है, वो सब दिखा है। तो वो पढ़ाई में बेसिकली कमज़ोर है। तो फिर जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट होती है वो छोटा मोटा बिजनेस करने का कोशिश करता है, डायमंड सेल करने का कोशिश करता है, होजियरी सेल करने का कोशिश करता है, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है उसका। उनका जो डैडी का बिज़नेस है, जो टेक्सटाइल का छोटा सा बिज़नेस होता है, वो भी उस समय पे बहुत प्रॉब्लम में होता है, और उनको पैसे का बहुत तंगी होता है। तो उनका जो भाई है अश्विन और हर्षद, उन दोनों में का ये डिस्कशन दिखाया है कि कैसे कुछ हर्षद मेहता के जो पहचान के लोग हैं वो लोग शेयर मार्केट से पैसा कमा के अमीर हो रहे हैं, तो शायद मुझे भी शेयर मार्केट में घुसना चाहिए। तो उस समय कैसे अश्विन उसको कहता है कि नहीं, ये अपने लिए काम नहीं है, टेक्सटाइल में ही या कुछ करेंगे हम लोग। लेकिन खैर जो हर्षद मेहता का जो यहाँ पे एम्बिशन दिखाया है, के ऊपर अश्विन भी भरोसा रखता है, क्योंकि अश्विन को पता रहता है कि उसका जो भाई है वो काफ़ी दिमाग वाला है, उसके पास काफ़ी दिमाग दिया है भगवान ने। तो अगर वो अपना दिमाग को ठीक से चैनलाइज करे और उसका क्रिएटिवली काम करे तो ये बहुत कुछ कर सकता है। तो हर्षद मेहता जब एक जगह पे काम करते रहता है, न्यू इंडिया एश्योरेंस में शायद, उस समय पे वो बहुत लोगों को ऑब्जर्व करता है जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे घुसने की कोशिश करता है। तो एक से जाके बात करता है और वहाँ पे उसको पहला जॉब मिलता है एज अ जॉबर का। तो जॉबर वो लोग होते हैं जो फ्लोर पे खुद खड़े रह के स्क्रिप्ट को बेचने का या उसके बारे में लोगों, वहाँ का जो फ्लोर पे लोग हैं उनको बताने का काम करते हैं। तो वो पहला उसका काम होता है, और पहले ही दिन कुछ 15,000 का वांदा मतलब डिफरेंस, गैप, नुकसान, वो उठाया जाता है। 10 या कुछ है उतना उसने उठाया होता है। तो उस समय उसका जो बॉस होता है वो उसको वार्निंग देता है कि ये इतना बड़ा वांदा, मतलब तू इस शेयर मार्केट के लिए ठीक नहीं है। लेकिन उसका जो वहाँ पे जो उसको जो कलीग भेजा गया होता है वो बताता है कि पहले दिन में इतना बिजनेस तूने किया, ये बहुत बड़ी बात है, तो सेठ तुझे जाने देने वाला नहीं है, तो भाई तू अभी इसमें फुल टाइम घुस जा। तो इस तरीके से उन दोनों की दोस्ती शुरू होती है। वो आगे जाके आप देखोगे तो हर्षद मेहता फिर से उसको बुला लेता है और अपने बिजनेस में उसको रखता है। उसको बोला तो जाता है कि तू मेरा पार्टनर बनेगा और जो भी मैं टीम बनाऊंगा उसको तू लीड करेगा, लेकिन वैसे एंड तक होता नहीं है। वो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, वो आपको सबसे लास्ट का जो 10th एपिसोड है उसमें दिखेगा। तो ये जो पहला एपिसोड है रिस्क है तो इश्क है, वो एक गरीब लोअर मिडिल क्लास के एक यंग आदमी का जो एम्बिशन है कि वो शेयर मार्केट में कुछ करना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, उसके बारे में है। कैसे वो एज अ जॉबर फ्लोर पे वो काम सीख लेता है, कैसे वो धीरे धीरे करके उस जो गेम है सर्किट पे का वो समझ जाता है कि यहाँ पे अगर हमको इनसाइड इंफॉर्मेशन रहे, मतलब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी में क्या होने वाला है, ये हमें अगर पहले से पता चले तो हम लोग उस तरीके से हम लोग पोजीशन ले सकते हैं और हम लोग का जो ब्रोकरेज फर्म है उसको है। तो उस हिसाब से वो फिर उसका जो कलीग है उसको लेके स्कूटर पर बैठ जाता है और वो हर जगह पे जाके जो यूनियन के लोग हैं या जो वहाँ के क्लेरिकल लोग हैं उनसे वो फ्रेंडशिप करना शुरू करता है और वहाँ से वो टिप ले लेके
मार्केट में अच्छा कमाना शुरू करता है। तो जब उसको रियलाइज़ होता है कि मैं यहाँ पे इतना काम कर रहा हूँ, इतना मैं नेटवर्क बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ सैलरीड पर्सन हूँ, मैं कमीशन पे जी रहा हूँ। तब फिर वो डिसाइड करता है कि खुद का ट्रेडर टर्मिनल खोलना है। और खुद का ट्रेडर टर्मिनल खोलने का जो डिसीजन है वो जब वो लेता है तो घर पे पार्टी देता है, घर वालों को मस्त होटल में लेके जाता है। तो उसके डैडी चकरा जाते हैं कि ऐसा कौन सा बच्चा रहेगा जो दोनों बच्चों ने जॉब छोड़ दिया और ये लोग अभी कुछ अलग कर रहे हैं, उसके लिए पार्टी दे रहे। तो वो चकरा जाते हैं, लेकिन उसके डैडी बहुत सपोर्टिव दिखाए गए हैं, तो ही हेल्प्स हिम उनको। लेकिन कुछ विजडम का वर्ड्स वो ज़रूर देते हैं, उसको बताते हैं कि देखो अब हमारा ऐसा कंडीशन आ गया है कि हमको हमारा पड़ रहा है, एंड बहुत सारा प्रेशर वगैरह होता है उनका। तो ये जो पीरियड है वो बहुत स्ट्रगल वाला पीरियड है। लेकिन इसी पीरियड में हर्षद मेहता फिर खुद का ट्रेडर टर्मिनल बना लेता है, 10 लाख तक का वो शेयर्स उठा लेता है मार्केट में। और उस टाइम पे जो बहुत बड़ा बेयर होता है वो मार्केट को गिरा देता है। तो उस समय पहली बार हमको नाम सुनाई देता है अजय केडिया, कोलकाता कार्टेल का। तो ये जो बेयर है वो एक बहुत सारे शेयर्स बेच देता है, और वहाँ से अजय केडिया का नाम हमको पहली बार सुनाई देता है। उसी समय एक दूसरा सटोडिया वहाँ पे होता है जो वाइट एंड वाइट कलर में होता है, जिसको ब्लैक कोबरा कहते हैं। तो ब्लैक कोबरा मनु मुंद्रा नाम है उसका कैरेक्टर का, लेकिन हो सकता है कि वो मनु मानिक है, जो एक उस समय के बहुत बड़े बेयर व्यापारी थे, बहुत बेयर ट्रेडर थे। तो मनु को ब्लैक कोबरा का भी नज़र हर्षद मेहता पे गिरता है, क्योंकि हर्षद मेहता काफ़ी एग्रेसिवली वहाँ पे कुछ शेयर्स में पोजीशन लेते रहता है। तो वो एक बार वो डिसाइड कर लेता है कि इसको अब सबक सिखाना है, लेकिन राइट टाइम का उसको इंतज़ार करना होता है। तो पहली बार तो चलो काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है हर्षद मेहता को, और उन पे ऐसा कंडीशन आ जाता है कि उनका जो प्रॉपर्टी पेपर है, जो गहना है, वो सब बेचना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। तो उस समय पे उस प्रेशर में, उस टेंशन में उसके डैडी की मौत हो जाती है। फिर वहाँ से जो डिटर्मिनेशन लेवल है हर्षद मेहता का, वो तो सिलसिला है वो फिर सेकेंड एपिसोड में आगे बढ़ता है, जहाँ पे कोबरा किलर बन जाता है। तो कोबरा किलर का मतलब क्या है कि जो मैंने अभी बताया, ब्लैक कोबरा जो सबसे बड़ा बेयर होता है मार्केट में, उसका एक खुद का कार्टेल होता है 2-3 लोगों का। उसमें का एक को तो तुम पहचानोगे, वो है माहेश्वरी, जो अभी बसंत माहेश्वरी नाम से आपको ट्विटर पे भी दिखेंगे, काफ़ी एक्टिव है, बहुत बार वो CNBC आवाज़ पे भी आते हैं। एंड वो उस टाइम पे काफ़ी बेयर का काम करते थे, मार्केट को नीचे लाने का, वो स्क्रिप्ट को दबा के रखने का, ये सब काम किया करते थे। अभी लेकिन वो वैल्यू इन्वेस्टर है, वैल्यू इन्वेस्टिंग पे उन्होंने बुक्स भी लिखे हैं। तो वो उनका गैंग में होते हैं ब्लैक कोबरा के। दूसरे जो है वो राकेश झुनझुनवाला है, वो तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक एपिसोड में जब वो बताते हैं कि हर्षद मेहता अब ख़त्म होने वाला है, तो यहाँ से अभी बुल बनने में ही समझदारी है, तो मैं अभी बेयर नहीं रहूँगा, मैं बुल बनूँगा, हो सकता है कल को जाके मैं यहाँ पे बिग बुल बन जाऊँ। तो सेकंड जो है वो राकेश झुनझुनवाला है। और जो तीसरे बंदे हैं वो मेरे ख्याल से शंकर है, जो आप देखोगे ट्विटर पे वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो उसका नाम बताया नहीं गया है कुछ भी। सो तीसरा एसोसिएट है। ऐसे ब्लैक कोबरा के 3 एसोसिएट फ्लोर पे जाके वो लोग जिस भी स्क्रिप्ट पे हर्षद मेहता दाव लगा रहे हैं उसको नीचे गिराने का वो लोग काम करते हैं। तो एक स्टील कंपनी है एंड्रोल या कुछ होता है, उस पे हर्षद मेहता ने तब तक ये किया रहता है कि
वो अपना रेपुटेशन कैसे बचाने का उसके पीछे ज़्यादा पड़ता है, और वो डिसाइड करता है कि भले ही मैं नुकसान में हूँ, भले ही मेरा काफ़ी पैसा चला गया है, लेकिन मेरा रेप्यूटेशन खोने नहीं दूंगा, क्योंकि ये बिजनेस में रेप्यूटेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने फ्लोर है उनको वो बताता है कि ये शेयर खरीद लो, और जो भी बाहर भी वो लोग, वो हर जगह पे हर्षद मेहता यही बताता है कि तुमको यही शेयर खरीदना है, क्योंकि इसमें मुझे अच्छी टिप मिली है। और मार्केट में अब तक बज़ हो गया रहता है कि हर्षद मेहता का जो इनसाइड टिप लेने का जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है, तो उनको लगता है हर्षद मेहता बोल रहे हैं तो ये जो कंपनी है वो चलेगी, और उस हिसाब से फिर वो लोग इतना बाइंग करते हैं कि वहाँ पे जो जायंट कोबरा है उसको हार माननी पड़ती है। तो दैट इज़ द सेकेंड एपिसोड, कि यहाँ पे आपको दिखाया है कि कैसे मार्केट का सबसे बड़ा बेयर को मार के एक नया रेजिंग बुल वहाँ पे बन चुका है। तो ये ज़बरदस्त है दूसरा एपिसोड। तीसरा एपिसोड मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो मैं रैंडमली जाता हूँ। तो बाद में ये होता है कि हर्षद मेहता का जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है 1984 से ट्रेडिंग टर्मिनल मिलने के बाद, वो खुद का एक कंसल्टेंसी फर्म शुरुआत करते हैं, ग्रो मोर का जो एंड रिसर्च समथिंग है, तो ग्राम उसका शॉर्ट फॉर्म आता है, GRAM। तो ग्रो मोर एसोसिएट एंड का जो कंपनी होता है वो कंसल्टेंसी में आता है। वो कैसे एक नया क्लाइंट बनाते जाते हैं, कैसे वो ब्रोकरेज फर्म में, स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमाते हैं, वो वहाँ तक आता है। और उसके बाद आता है वेल्थ की दुकान या फिर पैसे की दुकान। तो पैसे की दुकान का जो एपिसोड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तब हर्षद मेहता को एक पार्टी में ये जो केडिया है वो फर्स्ट टाइम मिलता है। केडिया बड़ा आदमी है, तो हर्षद मेहता उसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन केडिया के सामने हर्षद मेहता कुछ नहीं है, तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है, उसको भलता सलता कुछ तो बोलता है, और उसको वो सीधा बोलता है कि मार्केट से निकाल दिया होगा तो आई एम रियली सॉरी वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत उसको टॉन्ट मार के चला जाता है, और वहाँ पे उसकी खसक जाती है। तो पहले तो काउंटर जब होता है उस टाइम पे हर्षद मेहता ने उनको देखा नहीं रहता है, और जब सेकेंड टाइम उसको देखने के बाद उसका जो एटीट्यूड पता चलता है, तो फिर वहाँ पे हर्षद मेहता डिसाइड कर लेता है कि अब इसको भी हमको हराना है, जिस तरीके से हमने ब्लैक कोबरा को हराया। अब ये जो अजय केडिया है ये छोटा मोटा आदमी नहीं है। अब ये अजय केडिया कौन है, वेदर ही इज अलाइव और नॉट, ये सच में जो कैरेक्टर है कायान का है या फिर राधा कृष्ण दमानी है या कौन है, ये किसी को पता नहीं है। हर कोई अपना अपना ये लगाते जा रहा है, लेकिन केडिया, अजय केडिया एक नाम से ही एक बहुत बड़े ऑपरेटर है, तो मेरे ख्याल से उसका कुछ कनेक्शन होगा इससे। तो जो भी है हमको उससे लेना देना नहीं है। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि ये जो कार्टेल है उसमें जो लोगों में से है वो अजय केडिया है, और उसका जो सबसे बड़ा जो फंडिंग का सोर्स होता है वो होता है सिटी बैंक। तो हर्षद मेहता का जो स्कैम था वो ये था कि जो है जो हमारा बैंकिंग सिस्टम में और जो शेयर मार्केट में, वो यूज़ करके उसने काफ़ी पैसा बनाया। तो ये पैसा कैसे बनाया, तो उस समय पे ये होता था कि ट्रेडिंग साइकिल जो था वो अब के जैसा T+2 नहीं था, 15 दिन का सेटलमेंट साइकिल था। तो अगर आप कोई चीज़ आज खरीद 15 दिन तक आप उसको अपने पास रख सकते हो, 15 दिन के अंदर आपको उसको पैसा भरना है, और 15 दिन के अंदर वो सिक्योरिटी आपके पास ही रहेगा। तो इस तरीके से वो सौदे होते थे, और वहाँ पे जो सौदे होते थे वो फिज़िकल फॉर्म में होते थे, शेयर्स फिज़िकल फॉर्म में होते थे। वहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, कुछ नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था वहाँ पे कि मतलब बैंक के पास से अपने को जो
लीवरेज पोजीशन मिलता था वो बहुत ज़्यादा था। अभी आप देखोगे 40% 50% तक मिल जाता है। उस टाइम पे 90-95%, मतलब आपके पास 1000 रुपया है तो आपको 950 रुपीज़ तक का लेवरेज मिल जाएगा। इतना अपने अपने वो टाइम पे लेवरेज मिलता था। तो ये जो मार्जिन मनी पे खेलने का जो काम है वो उस टाइम के ट्रेडर्स काफ़ी करते थे, क्योंकि उनको पता था कि फिजिकली तो हमको सिक्योरिटी लेना नहीं है, हमको तो सिर्फ पोजीशन लेना है और उसको बाद में स्क्वायर ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे अगर पोजीशन हमारे हिसाब से गई तो प्रॉफिट बनेगा, और अगर हमारे हिसाब से नहीं गई तो लॉसेस होगा। तो बहुत लोग हो सकता है कि स्टॉप लॉस वो टाइम पे सिस्टम भी होगा और लगाते भी होंगे, लेकिन इस तरीके से मार्केट चलता था। और पैसा इस तरीके से बनता था क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेंट कम थे। तो जो भी पार्टिसिपेंट थे उसमें के कुछ लोग इतने अमीर हो चुके थे कि वो लोग ऑपरेटर बन चुके थे, और जो ऑपरेटर होते हैं उनके पास इतना पैसा होता है कि वो चाहे तो एक स्क्रिप्ट को बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं, या चाहे तो उस स्क्रिप्ट को डुबा भी सकते हैं। तो इस तरीके का वो उस टाइम का माहौल था। और उस माहौल में फिर बड़ा गेम खेलने के हिसाब से ये जो इरेगुलरिटीज़ है बैंकिंग सिस्टम का उसको यूज़ करूँगा। तो उस समय क्या था कि बीआर और एसजीएल होता था। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे कि दो बैंक में जो सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन है वो उसके थ्रू होता था। मगर मतलब एक बैंक को अगर दूसरे बैंक को सिक्योरिटी बेचना है तो फिर उसको बीआर बैंक रिसीट इशू करना पड़ता था, उसके अगेंस्ट ये वाला बैंक उसको चेक देता था और फिर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता था। लेकिन मतलब ये सिक्योरिटी एक्चुअली ट्रांसफ़र होने के पहले ये सब होता था। वंस दैट प्रोसेस इज सेटल्ड उसके बाद सिक्योरिटी का जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होता था। लेकिन यहाँ पे वो टाइम पे जो करप्ट बैंकर थे उन्होंने क्या प्रैक्टिस शुरू किया, तो उन्होंने जो बीच में एक मिडल मैन रखा और उस मिडल मैन के थ्रू ये किया, क्योंकि वो लोग वहाँ पे ब्याज खाना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि हमको डायरेक्ट बैंक से अगर हम लोग काम करा रहे हैं तो हमको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा है, लेकिन मिडल मैन के थ्रू जा रहे हैं तो हमको यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो मिडल मैन है वो थे ये ब्रोकरेज फर्म। अब ये हमको इस मूवी से पता चलता है कि हर्षद मेहता वॉज नॉट द ओनली पर्सन जो ये इरेगुलरिटी यूज़ करा था। इनफैक्ट हर्षद मेहता के जो नेटवर्क थे, जिन बड़े बड़े लोगों से वो उठना बैठना उनके साथ चालू किया था, वहाँ से उसको ये समझ में आया था कि सिटी बैंक का खुद का एक कार्टेल है जो इस तरीके से काम करता है, और सिटी बैंक का जो पैसा है वो इस तरीके से मार्केट में लगाया जाता है। तो सिटी बैंक का जो कार्टेल है वो काफ़ी बड़ा लेवल पे खेलता है, मतलब वो मनी मार्केट में भी खेलता है, सिक्योरिटी मार्केट में भी खेलता है। तो ये शेयर मार्केट में ये जो इरेगुलरिटी है उसका हर्षद मेहता फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है और वहाँ से वो अच्छा खासा पैसा बनाना चालू करता है। हर्षद मेहता का लेकिन एक उसूल रहता है कि कुछ भी हो, जितने भी लोग उसका भरोसे पे पैसा डाल रहे हैं उनको प्रॉफिट बना के देना है, और वो उसमें सक्सेसफुल भी रहता है अनटिल उसका लालच बढ़ जाता है। ग्रीडी, उसका जो इक्विलिब्रियम जो वर्ड यूज़ किया गया है सीरीज़ में, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बाकी के जो लोग करते हैं वो लोग उसको काफ़ी कैलकुलेटेड हिसाब से और बहुत रिस्क मैनेज करके मैनिपुलेट करते होते हैं। हर्षद मेहता बहुत राउडी तरीके से, बहुत एग्रेसिव लेवल से ये काम करता है, और इसीलिए आप देखोगे तो जो केडिया है, जो सिटी बैंक का जो ये दिखाया है, ऑफिसर दिखाया, बैंकर दिखाया है, त्यागी नाम है उसका, निखिल द्विवेदी ने वो काम किया है। तो ये जो दोनों है वो हमेशा इसको नीचा दिखाते रहते हैं, उसको पान वाला बुलाते हैं, उसको मतलब क्लासी, ये बिल्कुल क्लासी नहीं है, उस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि ये कैसा है। जैसे बॉलीवुड में वो इनसाइडर आउटसाइडर का जो डिफरेंस आजकल चल रहा है, वैसे ही है कि ये जो हर्षद मेहता है वो आउटसाइडर है, उसको यहाँ पे घुसने नहीं देना है, उसको यहाँ पे आने के पहले ख़त्म करना है, ये हिसाब से वो लोग का प्लान होता है। तो फिर भी हर्षद मेहता का नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ये होता है कि वो मनी मार्केट का बड़ा गेम में घुस जाता है।
जो कि सिक्योरिटी मार्केट से, जो शेयर मार्केट है उससे काफ़ी बड़ा मार्केट होता है। और इस टाइम पे उसको जो फंडिंग करने वाले होते हैं वो थोड़ा और बड़े लेवल के होते हैं। मतलब पहले तो सिर्फ ये बैंक के बीच में ये जो इरेगुलरिटी है, ये बीआर है, वो यूज़ करके वो पैसा बनाता है। बाद में खुद कुछ फेक पीआर बनाता है, वो यूज़ करता है। बाद में कुछ बहुत ही छोटी छोटी कंपनी है, जैसे बैंक ऑफ कराड़ है, मेट्रोपॉलिटन बैंक है, तो ऐसे बैंक्स का वो बीआर यूज़ करके बड़ा बड़ा पैसा रोल करता है। रोलिंग का मतलब क्या करता है, वो एक बैंक से बीआर लेगा और दूसरा बैंक का जो चेक है वो उसको देने से पहले वो जो पैसा है वो फिर से इस बैंकर को देने से पहले 10-15 दिन जो अपने पास रखेगा, उस 10-15 दिन में वो मार्केट में गेम खेलेगा, बड़ा बड़ा वहाँ पे स्क्रिप्ट को ऊपर ऊपर लेके जाएगा, वहाँ से पैसे बनाएगा। तो ये जो एसीसी में जो उस समय हर्षद मेहता ने किया, 200 रुपये का शेयर 9,000 रुपये पे लेके गया, 4,400% का 3 महीने में गेन, वहाँ से थोड़ा मतलब उसका जो नसीब है वो बदल जाता है, क्योंकि बहुत लोगों का नज़र उस पर आना शुरू करता है और शुरू हो जाता है। और ये नज़र उसलिए आता है क्योंकि एक यही जो बेयर कार्टेल है वो एक आदमी को प्लांट करते हैं जो एसबीआई का एम्प्लॉय होता है, और वो जो सुचेता दलाल है, जो उस टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टर होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टर, उसको जाके टिप देता है कि एसबीआई में 500 करोड़ का गफला हुआ है और ये हर्षद मेहता ने किया है। और उसके बाद जो सुचेता दलाल जी है वो हाथ धो के हर्षद मेहता के पीछे पड़ जाती है, और उसने जो वो कहीं ना कहीं से वो सोर्सेज ढूंढ के उसका ट्रेल ढूंढते जाती है, उसका अगेंस्ट वो प्रूफ इकट्ठा करने जाती है। लास्ट तक उसको प्रूफ नहीं मिलता, कोई भी पेपर एविडेंस मिलता नहीं है, लेकिन कंडीशन इस तरीके से पहुंच जाती होती है कि मनी मार्केट में जब एक जगह पे जाकर फंस जाता है हर्षद मेहता। वो फंसता इसलिए है क्योंकि जो ब्लैक कोबरा है, हमारा दूसरा एपिसोड वाला मनु मुंद्रा, उसने एक मार्केट में स्ट्राइक कराई होती है, तो जो जितना पैसा हर्षद मेहता ने उठाया होता है उतना पैसा वो राइट टाइम पे वो वहाँ पे मार्केट में से सिक्योरिटी बेच के दे नहीं सकता, और उसके वजह से उसको ज़बरदस्ती फिर सिटी बैंक के पास जाना पड़ता है। एंड फिर सिटी बैंक उसको मना कर देता है और फिर वो ग्रैंडलेज के पास उसको जाना पड़ता है। तो इस तरीके से काफ़ी इस तरीके से वो फंस जाता है हर्षद मेहता वहाँ पे, कि ये राइट टाइम होता है कि सुचेता दलाल को लगता है कि अब अगर हम लोग यहाँ पे चेक नहीं करेंगे तो ये बच जाएगा, क्योंकि सुचेता दलाल को ये पता होता है कि हर्षद मेहता बैंक से पैसे उठा रहा है, उसको शेयर मार्केट में लगा रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट उससे कमा रहा है और बैंक को फिर से पैसा लौटा भी रहा है। लेकिन उसका ये आर्ग्यूमेंट होता है कि ये पैसा क्या हर्षद मेहता के बाप का है, ये जो पैसा है वो साधे जो डिपॉजिटर है, जो लोग अपना सैलरी का, मेहनत का पैसा जो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, उनका पैसे से ये जुआ खेला जा रहा है। अगर भगवान न करे अगर वहाँ पे हर्षद मेहता को लॉस हो जाता है, अगर वो पैसा बैंक में वो रिटर्न नहीं कर सकता, तो कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए ये टेक्निकली एक स्कैम है और वही उसको प्रूव करना होता है। लेकिन जो उसके जो बॉसेस होते हैं कि अब तक हर्षद मेहता काफ़ी जाना पहचाना नाम बन गया होता है, काफ़ी बड़े बड़े कनेक्शंस उसके बन गए होते हैं पॉलिटिकली भी और ऑब्वियसली शेयर मार्केट में भी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो खुद रिच बन गया होता है। तो ऐसे लोगों को अगर आप हाथ लगाओगे और तो उनसे आपका बिजनेस निकल जाएगा। तो बैंक भी भले ही उनको पता रहता है कि यार हर्षद मेहता के वजह से आज हम लोग तकलीफ़ में है, हमारा 500 करोड़ हमारे पास अभी भी आया नहीं है और उसका बीआर भी हमारे पास आया नहीं है, तो भी वहाँ पे दिखाया है कि कैसे हाउ दे
ट्राई टू, मतलब उसको कैसे बचाते हैं, एंड तक वो लोग ये रिवील नहीं करते, और कुछ करके पैसा उनको आ 6 करोड़ बचा रहता है। और उसी समय पे एसबीआई का एक सीनियर मैनेजर सुचेता दलाल को परमिशन दे देता है कि आप दो। एंड वो जो एपिसोड है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वो पूरा जो एपिसोड है स्टॉप द प्रेस वाला, वो पूरा का पूरा सुचेता दलाल पे है। और सुचेता दलाल का ये लिखा हुआ नॉवेल पे बेस्ड ये पूरा वेब सीरीज़ है, इसलिए सुचेता दलाल का जो कैरेक्टर है वो हर्षद मेहता के कैरेक्टर के साथ साथ यहाँ पे चलते रहता है। मतलब जब हर्षद मेहता अपने कॉलेज से बाहर निकलता है, उस समय पे ये फॉर्च्यून में कैसे काम कर शुरू होता है उसका, एंड कैसे वो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में जाती है, कैसे फिर वो फाइनेंशियल न्यूज़ की हेड बन जाती है। तो ये दोनों का स्टोरी एक्चुअली साइमल्टेनियसली चलते रहता है, और उनका जो पाथ है वो क्रॉस कब होता है, तो ये 575 स्कैम जो सामने आता है उसके बाद। तो फिर हर्षद मेहता के अगेंस्ट एक मनी मार्केट में का ही एक बिजनेसमैन उसको सपोर्ट करता है, उसको सारा का सारा टिप्स देता है और उसको सब बताता है। तो वो देवाशीष बसु, जो उस समय उसका लवर होता है, बाद में जाके उसका हस्बैंड बनता है। और ये जो बुक है वो दोनों हस्बैंड वाइफ ने बन के लिखी है दोनों ने। एंड अभी वो लोग मनी लाइफ नाम से कंपनी चलाते हैं, मनी लाइफ फाउंडेशन भी वो लोग चलाते हैं, जहाँ पे वो लोग लोगों को फाइनेंशियल लिटरेट वगैरह करते हैं। तो उस समय की हम लोग अर्ली 90s की, तो उस समय पे ये जो हर्षद मेहता का जब चल रहा था स्कैम, उस समय पे जिसने वन हैंड अकेले उसको इसमें कंप्लीटली उसको एक्सपोज किया था हर्षद मेहता को। और फिर चक्कर शुरू हो जाता है हर्षद मेहता का। सबसे पहला तो वो ये कोशिश करता है कि कैसे इसको दबाया जाए, कैसे इसको मैनेज किया जाए। तो सुचेता दलाल को ख़रीदने की वो कोशिश करता है। तो सुचेता दलाल काफ़ी ऑनेस्ट होती है, तो वो उल्टा उसको सुना के वहाँ पे निकल जाती है, और उनका जो 36 का आंकड़ा है वो और बढ़ जाता है। तो वो और उसके खिलाफ वो सबूत इकट्ठा करने में जुट जाती है। एंड मीनवाइल दिखाया है कि कैसे हर्षद मेहता का जो रिलेशन है वो ख़राब होते जाता है बाकी लोगों से, क्योंकि ऐसे समय पे जब हर्षद मेहता फंसने आया है तो जिनको उसने हेल्प किया है, प्रॉफिट्स कमा के दिया है, कोई भी उसको सपोर्ट करने नहीं आता, कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं रहता। तो ये बाद में जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटेंस हो जाती है। तो हमको अब तक हर्षद मेहता का जो एकदम रिक टू रिचेस वाला जो स्टोरी है वो दिखता है। और फिर यहाँ पे एक ऐसा मोड़ आता है कि जहाँ पे हर्षद मेहता हर डिसीजन गलत लेता है, क्योंकि वो इतना अहंकारी बन गया होता है, इतना ईगोइस्टिक बन गया होता है कि कहीं पे भी वो झुकने रेडी नहीं होता, कहीं पे भी वो उसके भाई की सुनता नहीं है, जो उसको थोड़ा विजडम देने की कोशिश भी करता है। तो उसको यहाँ पे अपना जो एरोगेंस है वो यहाँ पे मार डालता है। एंड अल्टीमेटली वो हर जगह पे वो एक्सपोज हो जाता है। उसके अगेंस्ट जो आर्टिकल आता है उसको वहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये बिग बुल मैं ही हूँ, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने तो लोगों का पैसा बना के दिया है वगैरह वगैरह वगैरह, भाषणबाजी करता है। एंड फिर उसके घर पे सीबीआई वगैरह वगैरह आना चालू होते हैं। तो सबसे ज़्यादा उसकी फट्टी कब है हर्षद मेहता की, जब मैटाडोर आता है। तो ये मैटाडोर का जो एपिसोड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैटाडोर रजत कपूर का कैरेक्टर थे उस समय पे के माधवन। तो के माधवन पहले बोफोर्स का केस में काम करके आए हैं, तो उनको काफ़ी नॉलेज है कि कैसे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े स्कैम में फंसे होते हैं। पहले भी जो राजीव गांधी है वहाँ तक उन्होंने हाथ मारा रहता है। तो जब उनको पता चलता है कि यहाँ पे हर्षद मेहता क्लेम कर रहा है कि पीएमओ तक उसके कांटेक्ट है, और डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ का उसने ब्राइब दिया है,
दिल्ली का जो बाई इलेक्शन, दिल्ली के सम 1991 में दिल्ली में जाके जब वहाँ पे एक बाई इलेक्शन होने वाला था, तो कांग्रेस को इतना पैसा लुटाया है, कांग्रेस पे इतना पैसा लगाया है। तो यहाँ से जो फाइनेंशियल स्कैम है वो पॉलिटिकल स्कैम बन जाता है। ऊपर से अभी ये वहाँ पे एक स्वामी जी दिखा है, तो चंद्रा स्वामी जो कांग्रेस के बहुत ही एडवाइज़र माने जाते थे उस समय पे, तो चंद्रा स्वामी का जो फ़ोन आता है, चंद्रा स्वामी जो ऑफिसर्स है उनको भी फाइनेंस में मिनिस्टर के थ्रू बता देते हैं कि देखो ये होना नहीं चाहिए, इसमें कुछ पीएम आना चाहिए। तो फिर वहाँ पे कैसे मेटाडोर को केस पे से निकाला जाता है एंड कैसे फिर वो सब अपने हाथ में वो केस ले लेता है सीबीआई का जो हेड है, एंड फिर वो पूरी तरह से फंसाता है। ये पूरा है। तो कहानी का मतलब ये है कि हर्षद मेहता वॉज नॉट द ओनली पर्सन जो इस तरीके से स्कैम करता था। उसके पहले भी 1985 से ये स्कैम चले आते थे। उसके पहले जो सिटी कार्टेल जिसको यहाँ पे बताया गया है, त्यागी का और केडिया का, वो था। वो लोग हेल्प किसका लेते थे? वो लोग सिक्योरिटी मार्केट में कोबरा का, ब्लैक कोबरा का, राकेश झुनझुनवाला का और ये जो बसंत माहेश्वरी है, ये सब का यहाँ पे हेल्प लेते थे। और मनी मार्केट में अकेला केडिया काम करता था। तो इस तरीके से वो लोग मार्केट्स को मैनिपुलेट करके, जो सिस्टम है उसका लूप होल्स यूज़ करके काफ़ी पैसा बना रहे थे। हर्षद मेहता ने सिर्फ ये चीज़ किया था कि उसने भी यही इरेगुलरिटीज़ को यूज़ किया और पैसा बनाया, लेकिन उसने जो जहाँ पे लालच उसका बढ़ गया, उसने अपने जो डाइजेस्ट कर सकता है, डाइजेशन पावर है, उससे ज़्यादा खाने की कोशिश की और वहाँ पे वो फंस गया। और फिर वहाँ से जो फाइनेंशियल केस सिर्फ होता तो वो बच के निकल जाता था, लेकिन वहाँ पे वो है कि सारे पॉलिटिकल उसके जो कनेक्शंस है वो रिवील करना शुरू कर देता है और वहाँ से केस पॉलिटिकल बन जाता है। सीधा सरकार, पंत प्रधान, ये सारे के सारे इसमें, वहाँ से फिर उसका हैरेसमेंट शुरू हो जाता है। और हैरेसमेंट मतलब छोटा मोटा हैरेसमेंट नहीं, तो 70 केसेस उस पर पड़ते हैं, 270 कुछ, 200 के ऊपर कुछ, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नंबर है, शायद उतने सिविल केसेस पड़ते हैं, मेरे ख्याल से 700 के करीब है। तो हर एक बैंक के तरफ से 3-3, 4-4 केसेस पड़ते हैं, बहुत सारा एफआईआर उसके ऊपर होता है और इस तरीके से उसको घेरा जाता है कि एक केस से अगर बेल मिल भी जाए तो दूसरा कोई एजेंसी उसके पीछे लगेगा और फिर से उसको जेल में डालेगा। तो ये जो जेल का जो चक्कर है वो सब शुरू हो जाता है। उसका सारा एसेट को फ्रीज किया जाता है एंड फिर एंड में राम जेठमलानी के पास ये लोग जाते हैं। राम जेठमलानी उनका केस अपने हाथ में लेता है एंड फिर राम जेठमलानी के कहने पे एक्चुअली नरसिंह राव का नाम वहाँ पे रिवील किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा जो सीरीज़ है वो चलता है। और ये सीरीज़ का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सीरीज़ बनाने वाले बिल्कुल डरे नहीं हैं कहीं पे भी किसी का नाम लेने। तो वहाँ पे उन्होंने सीधे सीधे नाम बताया है कि ये माहेश्वरी है, ये आरजे है, झुनझुनवाला है, ये तुम्हारा स्वामी जी है, चंद्रा स्वामी, जो मतलब समझ में आता है कौन है ये, राम जेठमलानी है, ये सारे के सारे नाम उन्होंने खुल्लम खुल्ला लिए हैं। और बेस्ट इसमें मुझे जो कैरेक्टर यहाँ पे लगा है वो आरबीआई गवर्नर का लगा है, जो अनंत महादेवन ने प्ले किया है। क्योंकि महादेवन ने उसमें यहाँ पे एक बहुत क्लेवरनेस दिखाया है। उस समय पे ऐसा था कि कांग्रेस का गवर्नमेंट था और मतलब कहीं से भी वो ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का किसी भी बंदे का नाम ये स्कैम में आए। तो उनका ये कोशिश था कि हर्षद मेहता को अकेले को स्केपगोट यहाँ पे बनाना है, उसको लटकाना है और उसके लिए जो बंद पड़े उतने, मतलब आरबीआई हो, सीबीआई हो, तुम्हारा जो
ईपीसी हो, सारे के सारे जो एजेंसीज है वो हर्षद मेहता के पीछे वो लोग लगा देते हैं, उसको हैरेस करते हैं, उसका पूरा फैमिलीज को वो लोग हैरेस करते हैं, उनका नाम केसेस में डाला जाता है, उसका बीबी पे 10,000 करोड़ का टैक्स का नोटिस भेजा जाता है। तो इस तरीके से उसको बुरी तरह से हैरेस किया जाता है। जबकि चोर तो बहुत होते हैं, लेकिन जो पकड़ा गया उसको चोर उनको साबित करना होता है और सारा जो ठीक पर फोड़ना होता है। अब ये जो लूप होल्स है ये खुद उन्होंने बनाए होते हैं या खुद उन्होंने वो वैसे रखे होते हैं ताकि ये जो सिस्टम के लोग हैं वो उसमें से पैसा खाए और वो पैसा ऊपर तक जाए, ये अपने को पता नहीं। अपने को सिर्फ ये पता है कि ये हर्षद मेहता के पहले से ये सब चलते आया है, शायद 85 से ये चल रहा था। हर्षद मेहता ने सिर्फ इसमें जो थोड़ी बहुत लापरवाही बरती, उसके वजह से ये पूरा भांडा फूट गया और सारे के सारे नाम बाहर आने लग गए। हर्षद मेहता ने एक एक को, क्योंकि हर्षद मेहता चाहता था कि अगर आप मुझे बचा नहीं सकते तो मैं आप सबके नाम बता दूंगा, आपको लेकर डूबूंगा। तो इस तरीके से ये सब वेब सीरीज है, आप इसको देखो क्योंकि ये बहुत एंटरटेनिंग वेब सीरीज है। आपको स्टार्ट से एंड तक ये आपको पकड़ के रखती है। आप होगे, आज मैं सुबह मार्केट में नहीं आया, मैंने टेलीग्राम पे कोई आज कॉल्स नहीं दिया, कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं रात को कुछ मैं 12 बजे कुछ ये देखने बैठा था और सुबह 12-1 बजे ये मेरा पूरा का पूरा सीरीज़ मैंने एक ही सेटिंग में पूरा कंप्लीट कर दिया। क्योंकि बीइंग मार्केट प्लेयर मुझे कैसे इस पहले ये जो में मुझे काफ़ी इस वेब सीरीज से मदद मिली और मैं ये सब पहले पता था मुझे, क्योंकि क्या था कि 1982 के बाद एक नया जनरेशन ऑफ क्या कहेंगे उसको, रिच पीपल मार्केट ने देखा। ये जो बड़ा फॉल हुआ उसके बाद आप देखोगे तो उस समय राकेश झुनझुनवाला ने काफ़ी पैसे बना लिए। अब वो भी तो ऑपरेटर था, क्योंकि आप सोचो 18% का हिसाब से कोई लोन लेके एक ही कंपनी में सेसा गोवा में डाल देता है और उसको इतना बड़ा लेवल पे बेचता है, तो ऑब्वियसली उसने वहाँ पे प्राइस को रिक किया है, खुद उसको बढ़ाया है। अगर सपोज कोई जेन्युइन इन्वेस्टर होता तो वो डाइवर्सिफाई करता, क्योंकि रिस्क उसको कम करना होता है। हर्षद मेहता ने वो नहीं किया, तो ऑब्वियसली जो राकेश झुनझुनवाला ने वो नहीं किया, तो जो हर्षद मेहता है उसका जो बुल अवतार है वो इतना लोगों को उस समय पे इंस्पायर करके गया था कि हर्षद मेहता का फॉल के बाद बहुत लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू किया और वो लोग ऑपरेटर बने, वो लोग उससे काफ़ी पैसे वाले बने। बसंत माहेश्वरी का तो मैंने बताया कि कैसे वो वैल्यू इन्वेस्टर बन के आज लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, और शंकर शायद उसमें है लेकिन वो कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलूँगा। और ये जो कार्टेल है वो किस तरीके से काम करता है, बुल्स का कार्टेल अलग होता है, बेयर का कार्टेल अलग होता है, वो लोग का जो घमासान चलता है वो कैसे चलता है। देखो, जिस दिन तुम्हारा FIIs DIIs वो लोग शांत बैठे हुए हैं, उस दिन जो भिड़ते रहते हैं वो ये ऑपरेटर होते हैं। और ये ऑपरेटर कौन होते हैं? तो ये जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो खुद का ब्रोकरेज फर्म चलाते हैं या PMS चलाते हैं, वो लोग होते हैं। और ये हम लोगों को कहाँ पे मिलेंगे? तो अगर आप स्टॉक एज नाम का एक ऐप है, वो अगर आप डाउनलोड करके लोगे और उस पर आप सामने आता है कि किसका कितना सौदा है, क्या है। तो राकेश झुनझुनवाला हो, रेरा हो, या फिर तुम्हारा डॉली का मैं कोई डॉली शाह हो, तो वैसे बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में बड़ा बड़ा गेम खेलते हैं। अच्छे अच्छे स्टॉक्स में वो लोग एंट्री लेते हैं, उसको बढ़ाते हैं। 30-30 रुपये वाला स्टॉक 100-100 रुपये पे जाता है और 200-200 रुपये वाला स्टॉक 50-50 रुपये पे ला के रखते हैं। तो उसमें फंसता कौन है? तो रिटेल इन्वेस्टर फंसता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑपरेटर्स का गेम समझ में नहीं आता। उनको सिर्फ टीवी पे वो लोग देखते हैं कि ये न्यूज़ आई है, ये कंपनी चलने वाली है, या ये फंडामेंटल चेंज है, तो वो लोग ख़रीद लेते हैं और वहाँ पे
वहाँ पे वो लोग या तो कमाते हैं या तो पैसा गंवा देते हैं। तो इसलिए ये सीरीज़ देखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें से समझ में आएगा कि ऑपरेटर्स किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट कर लेते हैं। अब तो खैर सेबी काफ़ी पहले से ज़्यादा बेटर काम करती है और उनका नज़र होता है मार्केट में कोई भी ऐसे डाउटफुल कभी भी ट्रांजैक्शन हो तो सेबी उसको पकड़ लेती है। आपने देखा रहेगा वक्रांगी के समय कैसे हुआ था। तो सेबी थोड़ा सा एक्टिव है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सेबी कम्प्लीटली एक्टिव है, क्योंकि रैमको सिस्टम मैंने देखा कैसे 70 रुपये से 350 400 इतना फटाफट चल रहा है, 5-5% का सर्किट लगा के। आलोक इंडस्ट्री देखा हमने कैसे जून जुलाई में बहुत लोग को फंसाया। रुचि सोया हमने देखा कि कैसे पतंजलि का एक्विजिशन के बाद ये स्टॉक कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया उसने, क्या स्पेकुलेशन चल रहा है उसमें। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ आज भी होती है, आज भी बहुत लोग हैं जो इतना पैसा जेब में रखे हुए हैं जो स्टॉक्स को चला सकते हैं। तो ये सीरीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको मार्केट का जो डार्क साइड वो देखने इसमें मिल जाता है। दूसरा चीज़ हम लोग को यहाँ पे ये मिलता है कि जो हिस्ट्री है हमारी इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका सबसे बड़ा मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है, वो आपको देखने मिलता है। आज का डेट को अगर आप वो एडजस्ट करोगे तो 24,000 करोड़ का वो टोटल स्कैम है। उस समय पे वो 5,000 करोड़ का स्कैम था, तो आज का समझ लो 24,000 के आसपास वो स्कैम है। तो जो भी अपना माल्या है या नीरव है, उससे ज़्यादा बड़ा ये स्कैम था। और इस स्कैम का सबसे बड़ा जो गंदी बात ये थी कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इसमें थे, तो बहुत ही कम लोगों पे इस पे कार्रवाई हुई है और वो लोग छूट भी गए, उनको बेल भी मिल गई। और फाइनेंशियल क्राइम्स होता है तो उसमें ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस तो होते नहीं हैं, उनको कुछ ना कुछ सेटलमेंट प्राइस देके वो लोग निकल जाते हैं। या फिर जैसे विजया बैंक का जो बैंकर है उसने तो सुसाइड कर लिया, जब क्योंकि रेपुटेशन का सवाल था, रेपुटेशन ख़राब हो गया तो उसने सुसाइड कर लिया। तो हर्षद मेहता के वजह से उस टाइम पे चीज़ें काफ़ी बदल गई। वो स्कैम के वजह से फिर सेबी को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। जो पुराना सिस्टम है उसको हटा के पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वहाँ पे आया। मेरे ख्याल से बीएससी के पहले नेट का सिस्टम आया, एनएससी ने ज़्यादा एकदम प्रॉम्प्टनेस दिखाया और पूरा उसका सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। उसी के कारण आज देखोगे कि बीएससी तो इतना पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, फिर भी एनएससी में बीएससी के काफ़ी गुना है। और उस टाइम पे जो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ उसके वजह से जो इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडर्स है, उनको ये पता चलने लग गया कि मार्केट में ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम लोग जब भी कोई पोजीशन लेते हैं तो थोड़ा हल्का रहना ज़रूरी है या उसको हेज करना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट को वो कभी भी किसी भी तरीके से वो लोग घुमा सकते हैं। एंड मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है कि जो ये जो केस स्टडी है वो इतने एमबीए कॉलेज में पढ़ाया जाता है, बाहर भी इसके ऊपर बात होती है, हार्वर्ड में भी बात होती है। तो ये जो केस है उसके वजह से बैंकिंग सिस्टम का जो इरेगुलरिटी है वो सब ख़त्म हो गया। ये जो बीआर का सिस्टम था, ये जो इसका सिस्टम था, जो एसजीएल का सिस्टम था, जो सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन के लिए जो भी ये सिस्टम था, वो सारा बदल गया। जो पहले सारा फाइल्स पड़ा रहता था वो सिस्टम बदल गया। तो हर्षद मेहता के वजह से बहुत कुछ अच्छा हुआ बाद में, लेकिन हर्षद मेहता तो हीरो से ज़ीरो बन गया था। एक टाइम पे उसको अमिताभ बच्चन ऑफ दलाल स्ट्रीट बुलाया जाता था, रेजिंग बुल बुलाया जाता था, बिग बुल बुलाया जाता था, तो काफ़ी बड़े बड़े नाम से बुलाया जाता था। बहुत पैसा था, 15,000 स्क्वायर फीट का नरीमन पॉइंट पे घर था। एंड जो लेक्सिस का, टोयोटा का सबसे महंगा गाड़ी है वो एक ही पीस उनके पास था। मतलब 10-12 गाड़ी थी, लेकिन जो इंडिया में जो आया पहला
तो वो उनके पास आया। वो भी इसमें दिखाया गया है कि कैसे केडिया ने वो मंगाया होता है 45 लाख में, और ये बोलता है कि नहीं, ये मैं तेरे को 55 लाख देगा, 10 लाख तू रख और मेरे को वो गाड़ी मेरे घर पे आके डिलीवर कर दे। तो ये जो एम्बिशन दिखाया है, ये जो कॉम्पिटिटिवनेस दिखाया है हर्षद मेहता का, ये इसमें काफ़ी मोटिवेट करके जाता है। तो लेना है तो इसमें से पॉजिटिव चीज़ें लो, नेगेटिव चीज़ें मत लो। हमको वहाँ पे झोलर नहीं बनना है, लेकिन हमको कैसे बड़े बड़े सपने देख के उनको चेस करना है, कैसे हमको उसके लिए प्लान करना है, कैसे हमको ठंडे दिमाग से काम करना है, और कैसे फेल्यूर्स के बाद कैसे बाउंस बैक करना है। तो ये सीरीज़ में आपको सारा चीज़ दिखेगा। और ये मैं श्रेय देना चाहूँगा यहाँ पे डायरेक्टर को और प्रतीक गांधी को, क्योंकि प्रतीक गांधी ने जिस तरीके से हर्षद मेहता को जिया है वो देखने लायक है। अब मेरे ख्याल से अभिषेक बच्चन का मूवी आने वाला है बिग बुल, तो वो इसके सामने पानी कम चाय रहेगा, क्योंकि हमने जितना एक्टिंग अभिषेक बच्चन का देखना था हमने गुरु में देख लिया। वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा एक एम्बिशियस आदमी को देखा है। तो मैं समझता हूँ कि अब वेदर ही इज़ कैपेबल और नॉट, या फिर वो रिपीटेटिव हो जाएगा बिग बुल में, ये एक हमको देखना है। लेकिन यहाँ पे प्रतीक गांधी ने बेस्ट काम किया मेरे ख्याल से। अंबेडकर जी पे जो पिक्चर बना था जिसमें मामूटी ने अंबेडकर का किरदार निभाया था अंबेडकर जी का, उस समय पे जब्बार पटेल का एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने बोला है कि एक्टिंग में अगर आप को गुस्सा दिखाना है दिखा देते हो, अगर आपको दुख दिखाना है आप दिखा देते हो, आपको खुशी दिखाना है आप दिखा देते हो, लेकिन आपको अगर इंटेलिजेंस दिखाना है ना तो वो सबसे मुश्किल काम होता है। तो मामूटी ने जिस तरीके से अंबेडकर का फिल्म में इंटेलिजेंस दिखाया था, मैं समझता हूँ कि प्रतीक गांधी ने ये फिल्म में जो हर्षद मेहता का इंटेलिजेंस है वो बखूबी पकड़ा है। वो हर जगह पे अपने को हर्षद मेहता ही दिखता है, कहीं पे भी हमको प्रतीक गांधी दिखता नहीं है, ये उसका खासियत है। और मंझा हुआ थिएटर कलाकार है तो ऑब्वियसली ये तो हम लोग को एक्सपेक्ट एक्टिंग रहेगा। सुचेता दलाल का भी जो कैरेक्टर जिसने प्ले किया है, शर्वरी धनवंतरी शायद नाम है, वो भी ज़बरदस्त किया है, क्योंकि जो डेस्परेशन होता है कि कैसे मैं ये स्टोरी को फॉलो करूँ, कैसे मैं हर्षद मेहता के खिलाफ यहाँ पे ठोस सबूत निकालूं, कैसे पागल के जैसा वो इस स्टोरी को परस्यू करती है, कैसे वो उसका बॉसेस को कन्विंस करती है, कैसे वो हर्षद मेहता से मिलके उसका साइड जानना चाहती है, उसके फैमिली से मिलके उसका साइड जानना चाहती है, कैसे वो उसके बुक के लिए वो फिर से हर्षद मेहता का इंटरव्यू लेती है, कैसे मतलब एंड तक हमको ये दो कैरेक्टर का जो ये है हमेशा ये दोनों का जो ग्राफ है वो हमको अपने अपने फील्ड में बढ़ते हुए दिखता है। और जो एंड है वो दर्दनाक है, क्योंकि एंड में जो डायरेक्टर को बताना है वो काफ़ी समझदारी वाला चीज़ है। डायरेक्टर ने ये बताया है कि देखो सबको एक दिन मरना है। हर्षद मेहता काफ़ी बुरी तरह से जेल में हार्ट अटैक आके मर गया था, तो ज़्यादा पैसे का लालच नहीं करना चाहिए और पैसे के पीछे अंधा होके भागना नहीं चाहिए और झोल करना नहीं चाहिए लाइफ में। तो ये कुछ सीख है, वो जो एंड का जो गाना बजता है उसमें से ये दिया जाता है। एंड बीच का जो बीच में का जो पीरियड है मेरे ख्याल से जब उसको बेल मिल जाती है और जब वो वापस जेल में जाता है, उस पीरियड में कैसे हर्षद मेहता फिर से खड़ा होने का कोशिश करता है, कैसे वो एक कॉलम के लिए लिखना शुरू करता है, कैसे वो मार्केट गुरु बन जाता है, कैसे वो अपने बीबी के फैमिली को यूज़ करके नया कंपनी खोल के वहाँ से फिर से उसका पुराना धंधा शहर को ऊपर लेके जाने का वो सब काम शुरू कर देता है, और कैसे उसका सबसे भरोसेमंद एड उसको धोखा देता है। तो ये पूरा ये सीरीज़ है। ये मैं नहीं कहूँगा कि सब इसमें सच है। देखो गफला जो मूवी था वो भी हर्षद मेहता के ऊपर था, उसमें आप देखोगे तो एक 50-60% तो आपको वहाँ पे वो स्टोरी सही दिखेगा। तो स्कैम उससे ज़्यादा ट्रूथ्स रिवील करता है, क्योंकि ये सुचेता दलाल जी का एंगल से
आपको 80-90% तो स्टोरी बताता है, लेकिन जो 10% स्टोरी है जो बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि जिसमें ये सरकारें इन्वॉल्व है, जिसमें सरकारी कर्मचारी इन्वॉल्व है, और ये सारा चीज़ ऑब्वियसली यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। लेकिन ये मेरा जो इस केस पे का जो स्टडी रहा है अब तक का, जो मेरा मुझे जो पता है उसके हिसाब से मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये जो स्कैम सीरीज़ है ये आप ज़रूर देखिए अगर आप मार्केट में काम करते हो। मैंने भी सोनी लिव का अब तक मैंने सब्सक्रिप्शन लिया नहीं था, सिर्फ ये सीरीज़ के लिए मैंने 299 वाला 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके ये सीरीज़ पूरा रात भर बैठ के देखा है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला था टेलीग्राम में ढूंढ, तेरे को फ्री में मिल जाएगा, लेकिन यार अगर मैं मार्केट से रिलेटेड कोई कंटेंट देखने के लिए अगर मैं 300 रुपया नहीं इन्वेस्ट कर सकता तो मैं मार्केट से क्या खाक कमाऊँ। ये तो मेरे लिए एक स्टडी मटेरियल जैसा था, मुझे ये देखना ही था मूवी, तो वो मैंने देख लिया। ऑब्वियसली नॉट मूवी, वेब सीरीज़। तो आपको भी ये वेब सीरीज़ देखना चाहिए क्योंकि ये एंटरटेनिंग भी है, इसमें आपको बहुत कुछ हिस्ट्री भी सीखने मिलेगी, और एग्जैक्टली ये स्कैम कैसे हुआ था इससे बेटर मेरे ख्याल से कोई इसको डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, जिसको बहुत ही सिंप्लिसिटी से रखा गया है। जिसको फाइनेंस का कुछ नॉलेज नहीं है, जिसको शेयर मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं है, उसको भी ये पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो इसलिए मैं तो इसको रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंडेड है। मैं तो इसको 10 आउट ऑफ 10 स्टार दे देता हूँ, क्योंकि ये देखने लायक है, इसके परफॉर्मेंस देखने लायक है। और ऑब्वियसली जो वेब सीरीज़ आजकल आती है क्योंकि आप देखो अल्ट बालाजी सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट वहाँ पे होता है, जो बाकी का सीरीज़ है उसमें सिर्फ वायलेंस और एब्यूसिव लैंग्वेजेस होता है। ये जो सीरीज़ है वो काफ़ी बैलेंस सीरीज़ है, यहाँ पे सिर्फ उन कैरेक्टर्स के मुंह से गाली गलौज करते हैं उनका पर्सनल लाइफ में, अदरवाइज इसमें कोई ऐसा एक भी ऐसा वल्गर सीन नहीं है जो आप इसमें देख के आपको लगेगा कि ये लोग क्या प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी के अराउंड घूमता है वेब सीरीज़, इसलिए ये थोड़ा बाकी वेब सीरीज़ से अच्छा काम कर रहा है। 9.6 का रेटिंग पे चल रहा है, और इसके बारे में काफ़ी बज़ है, ट्विटर पे आप देखोगे तो इसके बारे में बहुत चर्चे चल रहे थे। और मैंने भी काफ़ी लोगों का रिव्यूज़ पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो इट्स टाइम टू सब्सक्राइब सोनी लिव एंड वॉच दिस वेब सीरीज़। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, मिलते रहेंगे। आज तो खैर मार्केट पे बात नहीं की थी, लेकिन आज मैंने मार्केट से रिलेटेड ही एक बहुत बड़े स्कैम पे बात की है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, गुड बाय।